नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज पेश होगा भूमि अधिग्रहण विधेयक। बीजेपी का बिल पारित कराने पर होगा जोर। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल बिल के विरोध। जनता परिवार के विलय पर संकट। समाजवादी पार्टी ने तकनीकी कारणों को बताया वजह। जेडीयू का टिप्पणी से इनकार। मीडिया पर सर्कुलर जारी कर विवादों में घिरी दिल्ली सरकार। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई आपत्ति। बीजेपी और कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र विरोधी। 1 जून तक दस्तक देगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जताई समय पर आने की संभावना। सामान्य से कम बारिश का अनुमान। और क्रिकेट सीरीज को लेकर भारत पाक बोर्ड में बनी सहमति। भारत सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार। शहरयार खान ने कहा मेजबानी के लिए तैयार पीसीबी। लोकसभा में आज भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश किया जाएगा। बीजेपी ने इस बिल को किसानों के हितों वाला बताया है। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक को आज लोकसभा में पेश करने जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की उस दलील को खारिज कर दिया है कि ये बिल किसान विरोधी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस बिल के पारित होने से विकास की रफ्तार तेज होगी। मैं आज इस मंच पर से आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल में एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जिससे किसान की भूमि कोई बड़े औद्योगिक घराने को 1 इंच भी जमीन मिले। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध तेज कर दिया है। उनको जमीन देके वो कर्ज चुकाने के लिए इतने डिस्पैरेट हैं कि वो अपने ही पार्टी के लिए हुए फैसले को कंडेम कर रहे हैं। सीपीआई और एनसीपी समेत दूसरे विपक्षी दल भी इस बिल के विरोध में पूरी तरह लामबंद हैं। अगर सरकार ये बिल पेश करती है तो निश्चित रूप से विरोध होगा। अगर लोकसभा में अपने बहुमत से वो पारित करा लेती है तो राज्यसभा में इस बात की संभावनाएं हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने भाजपा को छोड़ करके विरोध किया है इस अध्यादेश का, इस बिल का जो प्रस्तावित है। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी शिवसेना ने भी इसकी जमकर मुखालफत की है। लैंड एक्विजिशन बिल बहुत कंट्रोवर्शियल है, विवादित है और मैं समझता हूं कि एक बार फिर सरकार घेरे में आएगी और अपोजिशन पूरी तरह से उनको घेरने की कोशिश करेगी। विधेयक को बीते मार्च महीने में लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार की ओर से इसे पेश नहीं किया जा सका, जिसके बाद राज्यसभा के 234वें सत्र का अवसान कर फिर से अध्यादेश जारी किया गया था। भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत कई विधेयकों को पारित कराने की योजना के तहत ही सरकार ने लोकसभा के मौजूदा सत्र को 3 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इसे पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सरकार आज वस्तु और सेवा कर से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश करने वाली है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने पर अड़े हुए हैं। लोकसभा में भी विधेयक पारित होने के दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था और वो पहले विधेयक की समीक्षा चाहती है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने के लिए तैयार है। हालांकि राज्यसभा में बिल को पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बिल के कुछ प्रावधानों पर कांग्रेस समेत अन्य दलों को भारी आपत्ति है। तो राजहट नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा है कि राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी इसको देख ले और मॉनसून सत्र में इसको लेकर आ जाए। वाम दलों ने भी जीएसटी से जुड़े बिल को सदन की प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने विधेयक के सशर्त समर्थन की बात कही है। जीएसटी पर हमारी सरकार को
ने कुछ सुझाव दिए थे, उन सुझावों को अगर मान लेगी गवर्नमेंट तो हम उसका समर्थन करेंगे। विधेयक पिछले हफ्ते लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो चुका है। संसद से पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों से भी अनुमोदित किया जाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2016 से नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी लागू करना चाहती है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंधों की हिमायत की है। उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे अभियान की कामयाबी के लिए इसे जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के विकास से देश को ताकत मिलेगी। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्नपुर में इस्को के अत्याधुनिक संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बेहतर विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये मिलकर के एक टीम है। ये टीम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगी। दल कोई भी हो, लेकिन दल से बड़ा देश होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के 1 साल के कार्यकाल में विश्व स्तर पर भारत की छवि में सुधार हुआ है। 1 साल के भीतर भीतर पूरा विश्व एक स्वर से कह रहा है, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज हो, हर कोई, दुनिया की जितनी रेटिंग एजेंसी है, सारी रेटिंग एजेंसी कह रही है भारत आज दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। 16,000 करोड़ के इस प्लांट से सेल की सालाना उत्पादन क्षमता 20,000 टन से बढ़कर 25 लाख टन हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर में कालीबाड़ी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। वो बेलूर मठ भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार विधानसभा चुनाव तक जनता परिवार का विलय टलता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि विलय का कोई भी कदम उनकी अपनी ही पार्टी के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। जाहिर है, ऐसे में रामगोपाल यादव के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जनता परिवार की पार्टियों के विलय के औपचारिक ऐलान को अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि इस पर संकट के बादल मंडराने लगे। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि तकनीकी कारणों से विलय कुछ दिन टल जाएगा। उन्होंने जेडीयू और आरजेडी को बिहार में अलग अलग चुनाव चिन्ह पर गठबंधन में चुनाव लड़ने की सलाह दी। दोनों पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ें, सीटों का बंटवारा करके लड़ें, गठबंधन बना के लड़ें, यही सबसे बेहतर विकल्प है। क्योंकि इतना जल्दी में चुनाव, ये नई पार्टियों की, नई पार्टी के गठन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि विलय का जिम्मा मुलायम सिंह यादव पर छोड़ा गया है। फिलहाल उन्होंने इस पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। देखिए, ये काम जो है वो तो हम लोगों ने जो मर्जर किया है उसका सारी पार्टियों का अध्यक्ष जो है वो माननीय मुलायम सिंह जी को बना दिया है। ये बात उनसे पूछना चाहिए, उनका काम है ये। वैसे रामगोपाल यादव के बयान पर अभी तक मुलायम सिंह यादव ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जनता परिवार के दलों के विलय की राह में कई मुश्किलें हैं। इनमें प्रमुख है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा। इसे लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच किसी मान्य फॉर्मूले पर अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने संबंधी केजरीवाल सरकार के सर्कुलर की जमकर आलोचना हो रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस सर्कुलर पर जहां कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। दिल्ली सरकार का मीडिया पर जारी ये सर्कुलर अब विवादों में घिर गया है। सर्कुलर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। एडिटर्स गिल्ड ने सर्कुलर को फौरन वापस लेने की बात कही है। गिल्ड ने केजरीवाल को मीडिया पर नजर रखने की बजाय खुद के काम पर ध्यान देने की सलाह दी है। समझ ले डिफेमेशन होता क्या है, एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल क्या होता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, मीडिया की तरफ नहीं ताकेंगे बल्कि अपने काम करेंगे। आपको काम के लिए भेजा गया है, मीडिया को धमकाने डराने के लिए नहीं।
बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस सर्कुलर के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। पार्टी ने केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। It only confirms that Mr. Kejriwal has this dictatorial attitude that he will not like anyone to speak against him. He believes he has the right that he can criticize anyone, no matter how unsubstantiated his allegations are. Nowhere is his focus on delivery or on governance. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली सरकार पर मीडिया को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का सर्कुलर जारी कर रहे हैं। ये पहला प्रकरण नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस दिन सत्ता में आए, अगले दिन आप सब लोगों की एंट्री प्लेयर्स बिल्डिंग में बंद हो गई। उनके दिल्ली सचिवालय में आप लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो उस वक्त तो मीडिया के खिलाफ कुछ कहने को नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ हो गई, अब वो कह रहे हैं कि मीडिया खिलाफ हो गई। सर्कुलर के मुताबिक सरकार के खिलाफ खबर लिखने पर मीडिया के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली से एक अगली खबर है। दिल्ली के मुंडका इलाके में रविवार को एक और रोड रेज की घटना सामने आई है, जिसमें डीटीसी बस ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के विरोध में आज डीटीसी कर्मचारी चक्का जाम कर रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने रोड रेज मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। इस बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का घेराव किया। इस घटना के बाद तुरंत प्रशासन सक्रिय है। अभी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ 302 धारा के अंतर्गत मामला रजिस्टर्ड कर लिया गया है। छापेमारी जारी है और हमें उम्मीद है अभी प्रशासन के सारे लोगों से, एसीपी से और एसएसपी से बात हुई है कि तत्काल गिरफ्तारी के लिए हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन भी सक्रिय है। लगता है गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। डीटीसी कर्मचारियों का मानना है कि रोड रेज में मारे गए ड्राइवर के परिवार वालों को मिला 5 लाख रुपए का मुआवजा काफी कम है। उन्होंने इसे बढ़ाने और खुद की सुरक्षा की मांग की है। एक बात बताओ जी, होमगार्ड वाला भी मरा है, करोड़ रुपया मिल रहा है। 5 लाख में होना क्या है? 5 लाख तो हमें वैसे ही इकट्ठा करके दे देंगे। उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। उसमें गवर्नमेंट का क्या हो रहेगा? इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की है। सरकार का काम सब चीजों को पुलिस पर डालने का नहीं है। सरकार को समाज में जो एजुकेशन करने का काम है, वो एजुकेशन का काम सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय को करना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का या कानून का इतना डर तो होना चाहिए ना कि कोई इस तरह की हरकत ना करे। मामूली सी बात पर 3 लोगों ने रविवार को डीटीसी बस चालक को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले दिल्ली के दरियागंज इलाके के तुर्कमान गेट इलाके में हाल ही में हुई रोड रेस की घटना में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के लिए आज का दिन काफी अहम है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्नाटक के एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने करीब 19 साल पुराने आय से ज्यादा संपत्ति के इस मामले में 4 साल की कैद और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील भी की थी। जयललिता ने अपनी याचिका में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जयललिता को अदालत में रहना हालांकि जरूरी नहीं होगा। मुकदमे की सुनवाई को देखते हुए अदालत के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। जिस तरीके की प्राकृतिक आपदा आई, भारत हो या दुनिया के सभी देशों में सभी लोग आहत नजर आए। फिलहाल इस वक्त किस तरह के हालात हैं वहां पर? अब यहाँ के पार्लियामेंट में नेपाल में जो विपदाएं हुई, नेपाल के जैसे यानी दुख विपद में यहाँ की संसद ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके कम से कम टोकन गेस्चर ये दिखाया है कि हम अपने 1 महीने के पारिश्रमिक सब देंगे। इस प्रति देखिए हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहेंगे। देखिए तरकश सोमवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को मॉस्को में 7 महीने तक चलने वाले भारतीय संस्कृति के महोत्सव नमस्ते रशिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संबंध लोगों और देशों के बीच मित्रता और समझ के लिए मजबूत पुल का निर्माण करते हैं। इस महोत्सव के दौरान भारतीय समूह रूस के कई और शहरों में नृत्य और संगीत का हुनर दिखाएंगे। इसके तहत भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ये महोत्सव मई से नवंबर के बीच रूस के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कालिनिनग्राद, किस्लोवोदोस्क, रोस्तोव ऑन डॉन, उफा समेत कई दूसरे शहरों में भी चलेगा। महोत्सव का आयोजन रूस के संस्कृति मंत्रालय और ICCR के बीच समन्वय से किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सीरीज हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कल BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया से कोलकाता में मुलाकात की। हालांकि सीरीज के लिए अभी भारत सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों के मुकाबलों का रोमांच इस साल दिसंबर में फिर परवान चढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच मुकाबले को देखने की बेताबी रखने वाले क्रिकेट फैंस को अब महज 7 महीने और इंतजार करना होगा। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज के सिलसिले में PCB के अध्यक्ष शहरयार खान ने कल भारत दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनका देश संयुक्त अरब अमीरात में सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार है। 5 series in 8 years, and the first of these is scheduled to take place in December this year. This is an important beginning, a re-beginning, a revival of Pakistan-India cricket, which is so important to the cricketing community. मैदान पर मुकाबले की पड़ोसी मुल्क की इस दावत का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है। We are sure that unless cricket is through the test, ODI, etc., that only and only we will be in position to come out with some regular cricket, and we are eagerly waiting for it. भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीरीज में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 T20 मैच होंगे। दोनों टीमों के बीच आखिरी बार 2012 में सीरीज हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब मौसम से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर। मौसम विभाग ने इस साल समय पर मानसून आने की संभावना जताई है। मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देगा। हालांकि इस बार सामान्य से कम बारिश रहने की भी आशंका है। केरल के तटीय इलाकों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आमद 1 जून तक हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून आने में देरी की कोई आशंका नहीं है। देश में हर साल मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास दक्षिण तट में दस्तक देता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार सामान्य से कम बारिश हो सकती है। विभाग ने अल नीनो के प्रभाव के चलते इस बार 93% बारिश का अनुमान जताया है। खरीफ की फसलों की बुआई के लिहाज से मानसून का समय पर आना किसानों के लिए राहत भरा हो सकता है। पिछले साल देश में 12% कम बारिश हुई थी। वहीं बार बार बेमौसम बारिश के चलते इस बार बड़े पैमाने पर रबी की फसलें तबाह हुई। औसत से कम बारिश होने का असर खरीफ के फसलों के उत्पादन पर भी पड़ेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आर्थिक मोर्चे पर कृषि क्षेत्र के सामने एक बड़ी चुनौती की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन में मंगलवार से 5 दिनों का संघर्ष विराम शुरू होगा। हुती विद्रोहियों का समर्थन कर रहे यमनी सैनिकों के प्रवक्ता ने इस बात की तस्दीक की है। हालांकि हुती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि वो यमनी नागरिकों के लिए संघर्ष विराम में अमल को तैयार हैं, लेकिन आतंकियों और राष्ट्रपति हुती के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यमन में सऊदी अरब के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को हुती विद्रोहियों ने मंजूर कर लिया है। 12 मई से 5 दिनों का संघर्ष विराम शुरू होगा। हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता कर्नल शराफ रुकमान ने बताया कि यमन की सेना शांति के लिए राजी है। इस बीच सऊदी अरब ने बंधकों को छुड़ाने के लिए कल सादा में हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर हमले किए। ثبت لدينا بالدليل القاطع أن الميليشيات الحوثية منعت المواطنين اليمنيين من إخلاء مدينة صعدة عن طريق نقاط التفتيش وعن طريق التحكم في محطات الوقود। वहीं सऊदी सेना ने कल सरा में पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह के घर पर हवाई हमला किया, जिसमें 3 सुरक्षा गार्ड मारे गए। हालांकि हमले में सलाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। في منزل الرئيس السابق تم إطلاق عدة صواريخ من القصف الجوي، وعلى ما أعتقد أصيب أحد الصحفيين، وفي وقتها لا أعلم أين كنا من شدة هول الموقف।
इससे पहले यमन संकट के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब से संघर्ष विराम की अपील की थी, जिसे मंजूर कर सऊदी अरब ने प्रस्ताव रखा था। यमन संकट में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रविवार को मुंबई में मशहूर फिल्म अभिनेता शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें यह सम्मान सौंपा। इस मौके पर फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शशि कपूर को बधाई भी दी है। रविवार को मुंबई के पृथ्वी थिएटर में फिल्म हस्तियों की महफिल सजी। उस यादगार पल का गवाह बनने जब शशि कपूर को सिने जगत का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार की तरफ से उन्हें यह सम्मान सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सौंपा। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सिनेमा में उनके योगदान को उल्लेखनीय बताया। It's only a fitting tribute that he couldn't attend the function in New Delhi at Vigyan Bhavan, so the award is being physically and symbolically conferred on him in an institution that he himself created, the Prithvi Theatre. शशि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उन्हें बेमिसाल इंसान बताया। We'd like to express our gratitude to you, Arun ji, for being present here with us today and conferring this prestigious award to Shashi ji, the Dada Saheb Phalke Award. Despite your very busy schedule, you have found time to grace this occasion. That is most generous of you. It also conveys a lot of compassion that you have for Shashi ji and indeed for the entire film industry. Thank you so much, sir. हिंदी सिनेमा के इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले कपूर खानदान के वो तीसरे शख्स हैं। इससे पहले उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को भी यह सम्मान मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभिनेता, निर्माता और निर्देशक शशि कपूर के रचनात्मक व्यक्तित्व के कई सारे पहलू हैं। आइए देखते हैं उनके बेमिसाल फिल्मी सफर पर हमारी ये रिपोर्ट। आप हंसकर मुझे यह बता देते कि आपको पूजा से प्यार था, कसम से मेरी इज्जत आपके लिए और बढ़ जाती। ये तो खुशी की बात है, फख्र की बात है। अरे पूजा है इतनी हसीन के आदमी का जान देने को जी चाहता है। शशि कपूर के इस अंदाज को हम सभी ने देखा और सराहा, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले वो पहले भारतीय कलाकारों में से एक हैं। अभिनय तो जैसे उनके खून में था। शुरुआत हुई एक बाल कलाकार के रूप में। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। ये पॉलिश की डिब्बिया बड़ी अच्छी पॉलिश करते हो मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी, मैं तो फीस भी लेके आया। मास्टर जी, आप कहते हैं मैं खुद पॉलिश करना छोड़ दूंगा। उनकी नंदा के साथ जोड़ी काफी हिट रही। दोनों ने मिलकर 9 फिल्में की, जिसमें जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे और रूठा न करो जैसी फिल्में शामिल हैं। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। जब एंग्री यंग मैन का दौर आया तो दीवार और त्रिशूल जैसी यादगार फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीवार में उनका ये संवाद आज भी सबकी जुबान पर है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। 1978 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके बैनर तले उन्होंने जुनून, विजेता, 36 चौरंगी लेन और उत्सव जैसी सार्थक फिल्मों का निर्माण किया। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय संग्रहालय ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ और अनमोल कृतियों और धरोहरों की दीदार का आदत जगह है। यहाँ प्राचीन काल की कई बेशकीमती चीजें हैं। ऐतिहासिक महत्व की इन अनमोल धरोहरों के संरक्षण के लिए संग्रहालय में खासे उपाय भी किए जाते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ इनकी सुरक्षा के भी खास इंतजाम है। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
सदियों पुरानी ये मूर्ति बेशक आज जर्जर हालत में है, या कि ये पुरानी पेंटिंग जिसके रंग तो फीके पड़ चुके हैं, लेकिन पुरातात्विक और ऐतिहासिक नजरिए से इनकी अहमियत कम नहीं हुई है। नेशनल म्यूजियम में ऐसी ही दुर्लभ चीजों के संरक्षण के लिए खास उपाय किए जाते हैं। अगर वस्तु की स्थिति अच्छी है तो हम उसको एक प्रिजर्वेटिव कोट लगा देते हैं, यानी कि हमको पेपर की भी स्टडी करनी है और वो कलर जो यूज हुए हैं उसकी भी स्टडी करनी, उसके बाद जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं हम प्रयोग करके देखेंगे और जब वो प्रयोग सफल होता है तब हम उस पर अप्लाई करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन दुर्लभ चीजों का दीदार कर सकें, इसके लिए यहाँ विशेषज्ञ कड़ी मशक्कत करते हैं। हालांकि ये लोग सरकार से मिलने वाले बजट को नाकाफी बताते हैं। Planned budget of about 30 crores for the annual for the financial year 2015-16. While it is not adequate, यहाँ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। CISF के तकरीबन 100 जवान और 300 से ज्यादा CCTV कैमरे यहाँ लगातार चौकसी करते हैं। the treasures which we hold in our within our walls are priceless. But I can assure you that the National Museum today boasts of a security system that is the best in the country. कहते हैं इतिहास की धरोहर सदियों के लिए होती है। गौर से देखा जाए तो यही वो विरासत है जो वर्तमान और अतीत के बीच एक मजबूत नाते को बनाती है। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। लोकसभा में आज पेश होगा भूमि अधिग्रहण विधेयक। बीजेपी का बिल पारित कराने पर होगा जोर। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल बिल के विरोध। जनता परिवार के विलय पर संकट। समाजवादी पार्टी ने तकनीकी कारणों को बताया वजह। जेडीयू का टिप्पणी से इनकार। मीडिया पर सर्कुलर जारी कर विवादों में घिरी दिल्ली सरकार। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई आपत्ति। बीजेपी और कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र विरोधी। 1 जून तक दस्तक देगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जताई समय पर आने की संभावना। सामान्य से कम बारिश का अनुमान। और क्रिकेट सीरीज को लेकर भारत पाक बोर्ड में बनी सहमति। भारत सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार। शहरयार खान ने कहा मेजबानी के लिए तैयार पीसीबी।